और देखिए 24 जून से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आई कि स्पीकर पद के लिए प्रधानमंत्री 26 जून को नाम का प्रस्ताव रखेंगे। 27 जून को राष्ट्रपति संसद के संयुक्त पत्र को संबोधित करेंगी, जबकि प्रधानमंत्री दोनों सदनों में 2 और 3 जुलाई को जवाब भी देंगे। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद जब बीजेपी किसका नाम स्पीकर पद के लिए घोषित करती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विपक्ष समेत सभी दलों से बात कर आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि एनडीए सरकार में सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी है, जिसके 16 सांसद हैं, जबकि 12 सांसदों के साथ जेडीयू सबसे बड़ी सहयोगी दूसरी पार्टी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री किसके नाम का ऐलान 26 जून को करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी बीच खबर यह भी है कि बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण सीट से 7वीं बार सांसद चुने गए हैं। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद होता है, जो नई लोकसभा के गठन के बाद सदस्यों को सदन में शपथ दिलाते हैं। स्पीकर प्रोटेम स्पीकर की कवायद को आप भी समझिए। दरअसल 18वीं लोकसभा का गठन होने वाला है। 24 जून से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी 26 जून को स्पीकर का नाम सामने रखेंगे और 27 जुलाई को राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। समझने वाली बात यह भी है कि 2 और 3 जुलाई को पीएम दोनों सदन में जवाब देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब भी दिया जाएगा। राधा मोहन सिंह प्रोटेम स्पीकर बनाए जा सकते हैं। बीजेपी सांसद 7वीं बार सदन में चुनकर आए। बीजेपी स्पीकर प्रोटेम स्पीकर के जरिए विरोधियों को साधने की कोशिश करेगी। प्रोटेम स्पीकर सबसे वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाता है। वो नई लोकसभा में चुनकर आए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर का पद अस्थायी होता है और सदन के स्पीकर का पद 5 साल का होता है। विपक्ष स्पीकर के पद पर प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहा है और इसीलिए देखने वाली बात होगी कि किसके नाम पर मोहर लगती है। बढ़ते आगे, कांग्रेस की ओर से बहुत बड़ी घोषणा की गई। राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे। रायबरेली सीट राहुल अपने पास रखेंगे, जबकि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव को लड़ेंगी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दी है। उनके बहुत नज़दीक है, उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है। और राहुल गांधी के वायनाड को बाय करने की चाल भी समझिए। राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे, रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे। प्रियंका को वायनाड से लड़ाया जाएगा और राहुल की सीट छोड़ने पर वायनाड में उपचुनाव होगा। राहुल ने वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीट पर जीत दर्ज कर ली थी। प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। भाई दक्षिण से उत्तर भारत की सियासत में शिफ्ट हो गए हैं भाई उनके, यानी कि राहुल गांधी, और प्रियंका को वायनाड से उतारने का बहुत अहम फैसला रणनीति के तहत लिया गया है। दक्षिण भारत में बीजेपी को साधने की कोशिश की जाएगी। आगामी चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी और इसीलिए ये बदलाव नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, बिहार में नौकरी और रोजगार की बहार आने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन मोड में 7 निश्चय पार्ट 2 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को अहम निर्देश जारी कर दिए हैं। एक साल में करीब 4.5 लाख नौकरी और 11 लाख रोजगार दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
नौकरी और रोजगार की मार झेल रही बिहार में बहुत जल्द बम्पर बहाली होने जा रही है। नौकरी और रोजगार की बहाल लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत लाखों लोगों को नौकरी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ ही 10 लाख रोजगार देने का भी है। अब तक 5,16,000 नौकरी दी जा चुकी है। 1,99,000 नौकरी के लिए प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई है। सरकार ने अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा है। 2,11,000 नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के लिए 11 लाख से ज्यादा रोजगार देने का लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया है। बिहार में बम्पर वैकेंसी 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत निकाली जाएगी। अगले 3 महीनों में करीब 2 लाख लोगों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भी सरकार ने जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को लेकर भी विधानसभा के अगले सत्र में सख्त कानून लाए जाने की बात कही है। बिहार में नौकरी की बहार को लेकर सियासत भी जारी है। सरकारी नौकरी देने के अपने वादे पूरी करने को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। सत्ता पक्ष जहां सरकार की योजना को जमीन पर उतारने के लिए उत्साहित है, तो वहीं विपक्ष नौकरी को लेकर अपनी क्रेडिट ले रहा है। बिहार की एनडीए सरकार मिशन मोड में 24-25 तक 11 लाख नौकरियां देगी। 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से 10 लाख रोजगार देने की घोषणा की गई थी, जिसमें से 5,16,000 नौकरियां दे दी गई है और 1,99,000 पदों पर प्रक्रियाधीन है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने साफ निर्देश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर नियुक्तियां पत्र बांटने के लिए 10 लाख से ज्यादा नौकरियां देने की बात आज मुख्यमंत्री जी ने की है, लेकिन ये सिर्फ जुमलाबाजी है। ये उसी तरह से भ्रम की राजनीति है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बिहार में नौकरी रोजगार का मुद्दा काफी अहम रहा है। युवाओं को नौकरी चाहिए। विभागों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग लगातार की जाती रही है। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ही नौकरी देने का वादा निभाते आए हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री के ताजा निर्देशों के बाद बिहार में एक बार फिर बम्पर बहाली और नौकरी की उम्मीद जगी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। और रोजगार पर नीतीश के मिशन मोड को आप भी समझ लीजिए। बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी सरकार कर रही है। खाली पड़े तमाम पदों को लेकर बहाली निकालने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इसी के लिए ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। सभी विभाग के प्रमुख से रिक्तियों की सूची मांगी गई है और अब तक 4,72,976 रिक्त पदों का ब्यौरा मिल चुका है। बिहार में कार्यरत बलों की संख्या है 11,53,951। स्वीकृत बलों की संख्या है 16,26,927। साल 2024 के अंत तक खाली पड़े पदों पर बहाली का लक्ष्य विभाग फेज वाइज अलग अलग पदों के लिए निकालेगी वैकेंसी और सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 2,17,591 खाली पदों को भरा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में 65,734 पदों को भरा जाएगा। गृह विभाग में 41,414 पद खाली हैं, उन्हें भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। ग्रामीण विकास विभाग की बात कर लें तो 11,784 पद खाली। ऊर्जा विभाग में 5,563 पद खाली। जल संसाधन विभाग में 13,712 पद। परिवहन विभाग में 7,531 पद। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 15,214 पद खाली। श्रम संसाधन विभाग में 5,039 पद खाली। लघु जल संसाधन विभाग में 7,548 पद खाली। समाज कल्याण विभाग में 10,844 पद खाली। वहीं भवन निर्माण विभाग की बात कर लें तो 3,888 पद अभी खाली हैं। यानी कि इन तमाम पदों को भरने की प्रक्रिया अभी से जारी है
और ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में इस वक्त नौकरियों की बहार है। बढ़ते आगे, सीतामढ़ी से पहली बार सांसद बने देवेश चंद्र ठाकुर का एक विवादित बयान सामने आ गया है। जेडीयू सांसद ने कहा कि 22 साल से वो राजनीति में सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। यादव और मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, पर अब वो इन दो समुदाय का कोई भी काम नहीं करेंगे। देवेश के इस बयान पर बिहार की सियासत सुलग उठी है। सवाल यही कि आखिर जेडीयू सांसद ने ऐसा बयान क्यों दे दिया, ये भी कि सांसद के काम में यादव मुसलमान का नाम क्यों। नाम देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू सांसद सीतामढ़ी। आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान पर सियासत बेहद गर्म है। कम वोट मिलने से देवेश चंद्र ठाकुर इतने आहत हैं कि अब ये यादव मुसलमानों का काम नहीं करने की बात कह रहे हैं। अपने दिए बयान पर देवेश कायम हैं, कहते हैं अपने सियासी जीवन में मैंने मुसलमान और यादव जाति के लोगों का काफी काम किया, पर चुनाव के वक्त इन दोनों ही समाज ने मुझे वोट नहीं किया, तो अब इनका काम क्यों करूं। यादवों का और मुसलमानों का, आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। कि ये नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं, आदरणीय नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं, ये तीर छाप के उम्मीदवार हैं, ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं। जिन लोगों ने और विशेषतः जिन दो समाजों ने 1% भी अपने वोट नहीं दिए होंगे, कई बार कहा है। इसके अलावा किसी का भी स्वागत है, सार्वजनिक काम लेके आए मेरे पास, व्यक्तिगत काम लेके मत आए। देवेश चंद्र ठाकुर के मुसलमान यादव समुदाय पर दिए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। जेडीयू के नेता बयान का बचाव कर रहे हैं, तो सहयोगी बीजेपी ने व्यथा में बयान देने वाली बात कही है। हमारे माननीय सांसद ने अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपनी जज्बातों को अपने लोगों के बीच में प्रकट किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई पॉलिटिकल निहितार्थ निकालना चाहिए। मोदी का जो दर्द छलका है वो वाजिब है, चूंकि उन्होंने सारे लोगों के विकास के काम को किया है, सब लोगों को पर्सनल मदद किया है, और उसके बाद भी इनको वोट नहीं देना, ये कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं से ग्रसित हैं लोग। देवेश के सहयोगी भले उनका बचाव कर रहे हों, पर विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने जेडीयू सांसद के बयान को शर्मनाक बताया है। आपको कम से कम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप सबके सांसद हैं, जनता के सांसद हैं, क्षेत्र के सांसद हैं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री किसी जाति, धर्म या बिरादरी को देख करके काम करेंगे या निर्णय लेंगे? इस प्रकार का बयान बेहद ही चिंताजनक है। जनता मतदान के जरिए सीधे लोकसभा के सांसद का चुनाव करती है। देवेश चंद्र ठाकुर पहली बार सीतामढ़ी सीट से जीतकर इस बार लोकसभा पहुंचे हैं। ठाकुर ने 51,000 से ज्यादा मतों से आरजेडी उम्मीदवार अर्जुन राय को शिकस्त दी, पर जेडीयू एमपी का आरोप है कि उन्हें यादव और मुसलमान समाज से 1% भी वोट नहीं मिला। सवाल है कि क्या सांसद जाति देखकर काम करेंगे? एमपी के काम में जाति के नाम का क्या काम? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। और वोट नहीं दिया तो काम नहीं के मायने आप भी समझ लीजिए। देवेश चंद्र ठाकुर पहली बार सांसद बने, सीतामढ़ी सीट से जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर जीते भी, आरजेडी को 51,000 से ज्यादा वोट से हराया। जाति धर्म विशेष के लिए काम नहीं करने की बात कह दी। देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से सियासत काफी गर्म हो गई है। देवेश कहते हैं कि उन्हें मुस्लिम यादवों का वोट ही नहीं मिला, दोनों समाज का 1% तक वोट नहीं मिला। देवेश उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका काम तो हम नहीं करेंगे। देवेश के बयान पर विपक्ष अब निशाना साध रहा है। सांसद होकर ऐसे बयान की निंदा की जा रही है। बहरहाल जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें हर वर्ग की परेशानियों को, हर वर्ग की समस्याओं का समाधान उन्हें जरूर करना चाहिए। बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर करीब 100 लड़कियों के साथ यौन शोषण का खेल चल रहा है। इस बेहद सनसनीखेज मामले का खुलासा तब हुआ जब यहां काम करने वाली एक लड़की ने दुष्कर्म और मारपीट से जुड़ा एक केस स्थानीय थाने में दर्ज कराया। आरोप है कि मोटी तनख्वाह के नाम पर लड़कियों को जबरन फंसाया जाता है। आखिर क्या है ये बेहद संगीन मामला, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए।